ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा कि जो अब तक हमने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता था? ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें वहां इंक्लूड होती थी। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। गुड। उसके बाद हमने पढ़ी कंपनीज। अब कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। थर्ड, नोट्स टू अकाउंट्स। और कुछ आता है? यस, कैश फ्लो, तो हमने कहा चार चीजें आती हैं। क्या क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले हुआ। सबसे पहले क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये तीन चीजें आप पढ़ के आए हो कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, हाँ, बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, और अभी हमें क्या सीखना है? नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है ना। नोट्स टू अकाउंट आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखो ये जो चीजें हैं, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये बनेगा इनके बेसिस पे। ठीक है, यानी अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइदर यू नीड बैलेंस शीट और यू नीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनके बिना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने तरीके के पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, एक वो होता है जहां पर आपको दो बैलेंस शीट्स गिवन होगी। ठीक है, दो बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, यानी कि दो बैलेंस शीट का मतलब है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। 2 सालों की आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी और उस बैलेंस शीट से हमें क्या बनाना होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर आपके पास एक बैलेंस शीट और वन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आपके पास यहां पर एक बैलेंस शीट होगी और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। उसके थ्रू आपको सीएफएस बनाना होगा। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है ऐसे, एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल। ठीक है, थर्ड वाला टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपके पास 2 बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से पहले वाला जो टॉपिक है, पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन ये है, तो सबसे ज्यादा जब पूछा जाता है, जहां पर आपके पास 2 बैलेंस शीट्स होंगी, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और आपको उसके थ्रू क्या बनाना होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है आपके पूरे सिलेबस के अंदर, एक इलस्ट्रेशन है और एक प्रैक्टिकल। बस 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, और ये देखा एग्जाम में पूछा नहीं गया। ठीक है, पूछा जनरली ये वाला जाता है, फर्स्ट वन जनरली। ठीक है, बड़ा का पेपर को टफ बनाना होगा, बहुत टफ, तो ये पूछा जाएगा। पेपर इजी रहेगा तो उन दोनों में से कोई भी पूछ लेंगे। ठीक है, ये सबसे टफ वाला टाइप होता है, जहां पर आपके पास 2 बैलेंस शीट और एक ट्रेड होता है और तीनों से मेंटेन निकालनी होती है। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर? थर्ड बुक जो थी हमारी कितने नंबर की कवर करती है? वो अराउंड 20 मार्क्स है ना। 20 मार्क्स में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, जो हमने पढ़ा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद उसमें चैप्टर नंबर 2 भी है, चैप्टर नंबर 3 भी है जो कि है आपका कॉमन सेंस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4 जो कि है रेशियो एनालिसिस, एंड चैप्टर नंबर 5 इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टेटेड मार्क 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है फुल फ्लैश, जैसे कि आपका शेयर कैपिटल से बनता है, सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी बनता है। सो 8 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 नंबर की रेशियो, 4 नंबर का कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कितने हो गए? 8 4 12 और 4 16, और बाकी बचे नंबर 4, यानी कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 वहां 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मिला टोटल हो गए कितने? 20 मार्क्स। ठीक है, तो 8 नंबर का यहाँ पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो 6 नंबर का आएगा या 4 का आएगा, 4 और 4 दोनों, नहीं 8 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। अब 8 नंबर के साथ एक क्वेश्चन आ जाए पूरा कंपैरेटिवली, या वो 6 और 2 करके पूछे आपसे। ठीक है, तो जितना टाइम आपको शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को कंप्यूट करने में लगता है, अराउंड 30 से 40 मिनट, जब हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, उतना टाइम आपको यहाँ भी लगेगा। यानी एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा जहां पर आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखानी होगी, बहुत सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। ठीक है,
क्लियर कि आपके पास क्या टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किसके थ्रू आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। तो ये बात ध्यान रखो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। क्या है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाएगा, उसके लिए हम किन किन चीजों का हेल्प लेंगे। या तो हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, बैलेंस शीट। या तो हमारे पास एक बैलेंस शीट होगा, यानी एक साल की बैलेंस शीट है और एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला पता है कंफ्यूज होता है जब कंपनी क्या हो, न्यू हो। जब कंपनी न्यू होगी तो उसके बाद पिछले साल का कोई डाटा नहीं होगा, तो उसके बाद सिर्फ एक साल का डाटा होगा और एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो उसको यूज करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बट जब कंपनी पुरानी होगी तो उसके बाद 2 ईयर्स का डाटा होगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो वहां पर आपको दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बट नई वाली कंपनी में तो आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा, और थर्ड वाले में जहां आपके पास 2 कंपनी और एक प्रॉफिट लॉस है। क्लियर? अब मैं नोट करो। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है, ठीक है, दोनों जगह। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या, पर आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट में हमें बेसिकली कैश का फ्लो दिखाना है। अब कैश जो है वो बैलेंस शीट में कहां पर आता है? करंट एसेट में कैश एंड कैश करंट एसेट में कैश इक्विवेलेंस के अंदर, है ना। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे ये पर्पस होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है shows aggregate cash flow of cash and cash equivalents from various activities of company, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बेसिकली बताता है कि कंपनी का जो कैश है उसका फ्लो कैसा है ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटी। कंपनी बहुत सारा काम करती है, ठीक है। कंपनी की बेसिकली 2 एक्टिविटीज होती है, या तो मेन एक्टिविटी होगी या फिर वो अदर देन मेन एक्टिविटी होगी। मेन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं ना। तो या तो कंपनी अपनी कैश को कहां पे यूज कर रही होगी, अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी में, या फिर अदर देन ऑपरेशनल एक्टिविटी के यही कहीं यूज कर रही होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे ये पर्पस होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है कि आपके पास अभी कितना कैश है, ठीक है। एग्रीगेट कैश क्या है और किसका कैश फ्लो दिखाना होता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग में कितना कैश था और साल के एंड में कितना कैश है, और हमने कितना कैश कहां कहां पे यूज किया है। क्योंकि क्या आप मुझे देख के बता सकते हो ये चीज की प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख के बता सकते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश आया कितना कैश गया है? नहीं। क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देख के स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो हुआ है कितना कैश आउटफ्लो हुआ है? नहीं। क्यों? उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कैश में नहीं होते थे। एग्जाम्पल लो, बिल्स पेबल, डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है जो आप प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करते हो, बट इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। पढ़ा था आपने डेप्रिसिएशन में कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यानी डेप्रिसिएशन जब होता है तो उससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को देख के स्टडी करके हम ये नहीं बता सकते कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश का फ्लो क्या है। तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां से हमें पता लगता है कि एक्चुअल कैश कितना था, कितना आया, कितना गया और कितना बचा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द एग्रीगेट कैश फ्लो। क्या दिखाता है वो? एग्रीगेट कैश फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब हमें 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक कि कैश फ्लो का मतलब क्या है, दूसरा एक्टिविटीज कहां पे पैसे को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। सो कंपनी के अंदर जब हम कैश फ्लो की बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो कैश फ्लो का सिंपल सा एक ही मतलब है, या तो कैश आ रहा होगा या तो कैश जा रहा होगा, यानी या तो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। बस अगर आपको पूरे चैप्टर में यही समझना है कि बहुत सिंपल सी चीज है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। याद करो वो चैप्टर जब आप कैश बुक बनाते थे
कैश बुक इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जब तक वो सिंगल कॉलम बनता था, ठीक है, और जैसे ही हम डबल कॉलम में एंटर करते थे हमारा आंसर मैच नहीं करता, ठीक है। बस हाँ, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती थी, ये सब चीजें होती थी, है ना, तो वहां पर दिक्कत जाती थी। बट लेकिन ध्यान वही रहना होता है कि भाई देखो कैश कितना आया है और कैश कितना गया है। और यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ कैश, तो मेरा मतलब है एक्चुअल कैश, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है एक्चुअल कैश की। तो मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से बेसिस पे बनेगी? कैश के क्वेश्चन रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप एक्चुअल बेसिस पे बनाओगे या कैश बेसिस पे बनाओगे? कैश बेसिस पे। नॉट फॉलोइंग एक्चुअल बेसिस, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई इनकम रिसीव कर रखी है जो कि मिलेगी, यानी कि मिलने वाली अभी तो नहीं है, एक्चुअल बेसिस पे बुक करी थी, तो क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट होगा? नहीं होगा। कोई खर्चा हमने रिकॉर्ड कर रखा जो कि होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, तो क्या वो माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक हुआ ही नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे। आपका माइंड में रहना चाहिए हमेशा, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे यू ऑलवेज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। और जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो तो उसमें कौन सा बेसिस लगता है? एक्चुअल बेसिस। तो आप जब कोई चीज काम करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से बेस पे काम कर रहे हो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या एक्चुअली में कैश आ रहा है या एक्चुअली में कैश जा रहा है, तभी हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि हमें ये चीज देखनी होती है कि ये जो खर्चा है क्या वो इस साल से रिलेट करता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, इस साल से रिलेट करता है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करता है तो नहीं करेंगे, चाहे कैश पे किया हो चाहे कैश मिला हो। ये होता है एक्रूवल के। लेकिन कैश में क्या होता है, अगर कैश मिला है तो रिकॉर्ड होगा, कैश गया है तो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो इस साल का हो चाहे वो इस साल का ना हो, इससे कोई मतलब। क्लियर द थॉट कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है? कैश के ऊपर। तो जब मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का सिंपल से ये मतलब है कि या तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा, या तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो आपको बस इन चीजों पे ध्यान देना है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। और जब बोल रहा हूं इनफ्लो और आउटफ्लो तो आपको ध्यान देना है किसके ऊपर? कैश के ऊपर, एक्चुअल कैश के ऊपर, कि हमारे पास एक्चुअल कैश आ रहा है और एक्चुअल कैश जा रहा है। ठीक है, चलो गिव मी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि क्या इनफ्लो और क्या आउटफ्लो। एक कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो में क्या क्या एग्जांपल होते हैं बताओ? सेल्स करी हो उन्होंने, सेल्स करी हो, जैसे कौन सी बनी? कैश सेल्स। कैश सेल्स। और जैसे डिविडेंड आया हो उन्हें, डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट मिला हो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश में। कैश में। एक्रूड इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट एक्रूड आएगा? नहीं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आएगा? नहीं। इंटरेस्ट पेड आएगा और इंटरेस्ट रिसीव आएगा। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग कार्ड में उससे कोई लेना नहीं। क्लियर है भाई? ठीक है, ये हो गया इनफ्लो की बात। बहुत सारे इनफ्लो हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे बताऊं, शेयर कैपिटल ने इशू किया, क्या इशू किया? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल इशू करते हो तो क्या होता है? कैश आता है। पैसा आता है, तो वो क्या है? इनफ्लो है। अब तुम बोलोगे सर वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो तो लायबिलिटी है। मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे पास क्या आया? पैसा। इसका इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो। क्यों? तो लायबिलिटी है। मुझे इस बात पे ध्यान नहीं देना कि वो लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम। मुझे किस बात पे ध्यान देना कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, बस। बाद में वापस करना पड़ेगा तब वो क्या बन जाएगा? आउटफ्लो। जब देंगे तब वो आउटफ्लो होगा, अभी जब मिल रहा है तो वो क्या है? इनफ्लो। इस बात पे मत ध्यान दो कि वो लायबिलिटी, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस, कुछ मतलब नहीं है मुझसे। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है कि पैसा आ रहा है, दैट इज इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज। एक अनपढ़ आदमी क्या कहता है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, वही अकाउंटिंग, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जितना इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करोगे वही फेल हो जाओगे। जितना अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाओगे बनना वही पाओगे कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये गारंटी है। जितना लेमन सोचोगे, जितना लेमन, जितना बेसिक कि भाई देखो बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पैसा आ रहा है, ये कैश इनफ्लो, ये वाला जा रहा है, दैट्स इट। ये लायबिलिटी से आ रहा है, प्रॉफिट से आ रहा है, कहां से भी आ रहा है, बात की बात है। अभी अपने को क्या ध्यान देना है बस कि आ रहा है तो इनफ्लो और जा रहा है तो आउटफ्लो, चाहे वो किसी भी चीज से आ रहा है। क्लियर? तो अगर मैं ये बोलूं कि बैंक लोन, तो क्या होगा? आउट, इनफ्लो होगा, क्योंकि बैंक लोन से पैसा आ रहा होगा। मैं बोलूं बैंक ओवरड्राफ्ट, इनफ्लो होगा, ठीक है। मैं बोलूं कि शेयर कैपिटल इशू, इनफ्लो, है ना। मैंने कहा शेयर कैपिटल इशू अदर देन कैश, अब बताओ, अब नहीं होगा इनफ्लो, बिकॉज वहां पैसा आ ही नहीं रहा।
फोकस किस चीज पर होना चाहिए? द कैश, द कैश एंड बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और बैंक दोनों। मतलब कि बैंक में पैसा रखता है तो आपने बोला कैश है, कैसे बात करें? ठीक है, कैश और बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को रखो। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड कि क्या आ रहा है, क्या नहीं, सिर्फ कैश और बैंक क्या है। ठीक है, अगर हमने शेयर इशू किया अदर देन कैश के लिए, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इट। डिबेंचर इशू कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। डिबेंचर इशू अदर देन कैश के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। डिबेंचर इशू फॉर कैश, क्लियर? ठीक, तो आउटफ्लो को हम कैसे काउंटर करेंगे? आउटफ्लो में क्या क्या आएगा? देखो, आपने बैंक लोन लिया था, तो ये बैंक लोन कभी तो आप करोगे वापस, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन इट्स आउटफ्लो। जब आप रीपेमेंट करोगे तो सिर्फ बैंक लोन वापस नहीं जाएगा, साथ में और भी कुछ जाएगा, इंटरेस्ट, इट्स आल्सो आउटफ्लो। अगर आपने पे किया है तो अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो नहीं जाएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बैंक इंटरेस्ट रीपेड तो आएगा कैश पर ठीक है, कैश परचेज बिल्कुल आएगा, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड भी आएगा, डिबेंचर रिडीम, बिल्कुल आएगा, डिबेंचर रिडीम। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बोलो डिबेंचर्स आपने इशू किए थे, डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होते हैं ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कैश तो है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं। एक लायबिलिटी की दूसरी लायबिलिटी आएगी, क्या फर्क पड़ता है? हमें किससे मतलब है? कैश। हमने बोला क्या इससे लेकर नहीं है। डिबेंचर हमने रिडीम किए विद प्रीमियम, प्रीमियम रखी किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम, यानी 100 रुपए की चीज के बदले 110 रुपए पे कर रहे हैं, तो क्या वो प्रीमियम आउटफ्लो है? यस, अगर पे किया तो है। ठीक है, पे किया है तो है। तो जितना पैसा जा रहा है इट्स ऑल आउटफ्लो, जितना पैसा आ रहा है वो सब क्या है? इनफ्लो आ रहा है। किससे आ रहा है, कहां से आएगा, कब वापस देना है, कैसे देंगे, इस बात से मतलब नहीं। जब देंगे तो आउटफ्लो है, जब मिल रहा है तो इनफ्लो है। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड। इसको कॉपी में नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो, तो हमने ये पढ़ लिया कि कैश फ्लो का मतलब क्या होगा। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब समझ में आ गया आपको कि कैश फ्लो, जब आप कैश फ्लो की बात होगी तो आपको कैश फ्लो का दो पॉजिटिव है, या तो वो इनफ्लो होगा या तो वो आउटफ्लो होगा। और इनफ्लो और आउटफ्लो में हमें बस ये देखना है कि कैश कहां से मिल रहा है और कैश कहां जा रहा है, चाहे वो कैपिटल से आए चाहे वो लायबिलिटी से आए, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है दैट शो एग्रीगेट कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कंपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में कैश को यूज करती है, और एक्टिविटीज बहुत तरीके की हो सकती है कंपनी के हिसाब से, है ना। तो कंपनी में मेजरली कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पस से एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है फाइनेंसिंग। ये 3 मेन एक्टिविटी होती है जहां पर कंपनी अपने कैश को यूज करती है, और हमें इन्हीं तीनों को समझना है। ठीक है, तो बस हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैश है, कौन सा वाला कैश ऑपरेटिंग में आएगा, कौन सा वाला इन्वेस्टिंग में आएगा और कौन सा वाला फाइनेंसिंग में आएगा। बस इतना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब 2 चीज आपको समझनी है, एक कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, यानी कैश कब आ रहा है और कैश कब जा रहा है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये इनफ्लो है, फिर आपको वो इनफ्लो के बाद दूसरा क्वेश्चन ये रेज करना है कि ये इनफ्लो कौन सी वाली एक्टिविटी में जाएगा, आदर इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जैसे आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा। बस आपको 2 क्वेश्चन पर दिमाग रखना है, एक कि इनफ्लो है या नहीं है, आउटफ्लो है या नहीं है। जब ये क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन अगला रेज होता है ये कि क्या ये इनफ्लो जो है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा, या ये आउटफ्लो जो है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फिर फाइनेंसिंग में जाएगा। दैट्स इट। जैसे ही आप ये दोनों क्वेश्चन को डन करते हो, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। बस मैं इतनी ध्यान देनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में हमें थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है, वो बात की बात है, बट अभी हम मेजरली सिंपल समझ रहे हैं कि एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज है ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आपको तीनों पे वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग? ऑपरेट करने के लिए जो किससे रिलेट करता हूं? ऑपरेशन से, हाँ, ऑपरेशन से, यानी कि यानी कि वो कैश का इनफ्लो और वो कैश का आउटफ्लो जो किससे अलाइज हो रहा है?
मेन बिजनेस, वो कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग। सेल्स कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग। डेटर से पैसा मिला कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग पे। कैटरर को पेमेंट करी कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग। परचेज करी कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग। सेल्स करी कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग। सैलरी पे किया कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग। वेजेस किया तो ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट लिया तो अब ये अब नहीं आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि जो आपके मेन ऑपरेशन से रिलेट करता है, अब मेन ऑपरेशन समझाने की जरूरत नहीं, ये बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि मेन बिजनेस से जितनी भी चीजें रिलेट करेंगी, और वहां पर हमें क्या देखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो जो किससे रिलेट करता हो, मेन बिजनेस से, वो यही आएगा। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, कहां पर आएगा? यही आएगा। ठीक है, मेरा रूम का रेंट जा रहा है, कहां आएगा? यहीं पे आएगा। रूम का रेंट प्रीपेड भर दिया, यहीं पे आएगा। रूम का रेंट आउटस्टैंडिंग है, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग कैश ही नहीं हुआ, अभी तक पे नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर भी प्लस माइनस यानी इनफ्लो और आउटफ्लो तभी होगा जब वो एक्चुअली में पे होगा या एक्चुअली में रिसीव होगा। डेटर ने कहा मैं 60 दिन बाद पैसा दे दूंगा, रिसीवेबल है, क्या आएगा? नहीं आएगा। डेटर ने कहा 60 दिन पहले पैसा ले लो एडवांस में, आएगा? बिल्कुल आएगा। 60 दिन पहले मिले तो बहुत बढ़िया, बाद में मिले तो मिलेंगे नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर किससे रिलेट करेगा वो? मेन बिजनेस। तो बाकी ये तो दोनों चीजें बिल्कुल, ये हो गया आपका अदर देन मेन बिजनेस। ये आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो दो चीजें पड़ी हमारे पास, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। हम फाइनेंस चलाते फिरते हैं। आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी तो और क्या? फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पैसा जो आप बोरो करते हो, उसका यूज करते हो। जो हमने कहा, जो इंटरेस्ट के ऊपर, जो लोन के ऊपर हम लोन बोरो करते हैं, या डिबेंचर से जो पैसा लेते हैं, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज क्या? फाइनेंस कॉस्ट। अभी हम लोग को वर्ड बोला ना, वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, सब क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट का बेसिकली ये मतलब है, या फाइनेंसिंग का वो मतलब है जो पैसा कंपनी का नहीं है, जो पैसा कंपनी का नहीं है और कंपनी को एक टाइम के बाद उसे वापस करना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस का यही मतलब होता है। जैसे मैं शॉपकीपर के पास गया फोन लेने के लिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मेरे जेब में हार्ड कैश हो, ऑब्वियसली ना, मेरे पास क्या हो? पैसा पड़ा हो, मैंने पैसा दिया और फोन लेके आ गया। मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं गया वहां पे लेने के लिए, वो मेरे को दूसरा ऑप्शन दे दिया, कौन सा वाला? फाइनेंस वाला, यानी ईएमआई। देखा सर, आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस हर महीने किस्त बनवा देंगे, आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो वो बेसिकली फाइनेंस है। फाइनेंस का मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उससे पैसा बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको देना है, साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा। तो फाइनेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि जहां पर पैसा आपके पास नहीं है, आप पैसा कहीं बाहर से उठा रहे हो, दैट इज फाइनेंस। तो कंपनी के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस कितने होते हैं? दो। ये पढ़ा बुक नंबर 2 में, कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं? दो। क्या? डिबेंचर और शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इसके अलावा तीसरा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो कंपनी या तो पैसा कहां से लेगी? डिबेंचर, यानी कि डेट से, नॉट डिबेंचर। डिबेंचर also वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? डेट। ठीक है, डेट इंक्लूड डिबेंचर। या तो डेट से पैसा लेगी, या तो कहां से लेगी? कैपिटल से, इक्विटी शेयर। ठीक है, सो अगर वो पैसा कैपिटल से इशू कर रही है, तो मान लो मैंने इक्विटी शेयर वालों से पैसा लिया, वो कहां पे आएगा? फाइनेंस आएगा ना। मैंने शेयर इशू करे फॉर कैश, तो कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। मैंने डिबेंचर इशू किए फॉर कैश, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। डिबेंचर इशू किए अदर देन कैश, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। तो इसमें कैश का इन्फो है। ठीक है, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, इधर आएगा ऑपरेटिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का आ गया। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो पोर्शंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इन कैश इक्विवेलेंट में कहीं कहीं पे ट्रीट किया जाता है, और कहीं कहीं पे पहली वाली बुक्स होती थी वो करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, तो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट के डाल के लिए होल्ड करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट बेसिकली हम बात करें, जैसे बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग। इनफ्लो और आउटफ्लो, उधर नहीं, इधर इनफ्लो और आउटफ्लो। बैंक के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, बैंक लोन लिया तो क्या है? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। बैंक लोन ने वापस किया, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो।
बट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग से बेसिकली ये मतलब होता है कि वो पैसा जो आपने किसी से क्या लिया हो, बोरो किया हो, और जो आपको एक टाइम के बाद क्या करना हो, वापस करना हो। दैट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेजरली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये चीजें लिखूं, कुछ चीजें ये बोला जाए कि अगर आपको ये बात कर रहा है कि यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो ये ओनर्स की इक्विटी बढ़ा देगा, यानी ये आपकी क्या बढ़ा देगा, ओनरशिप बढ़ा नहीं देगा, बेसिकली गिरा देगा। ठीक है, क्या कर देगा वो, गिरा देगा। और दूसरी चीज, या तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ा देगा। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज होती है, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग। अब चेक कर लेते हैं। जैसे शेयर कैपिटल जब आप इशू करते हो, क्या इशू करते हो, शेयर कैपिटल। तो उससे मेरी ओनरशिप बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। कंट्रोल डाइल्यूट होता है। मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, अपना हिस्सा बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा कंट्रोल क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने बैंक लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या मेरा कंट्रोल डाइल्यूट होता है, नहीं, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ती है। यस, ये भी क्या है, फाइनेंस। तो जिस ट्रांजेक्शन में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, वो फाइनेंस है, वो फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी या तो मेरा कंट्रोल कम हो रहा हो पैसे लेने की वजह से, तो भी क्या है, मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूँ। ठीक है, जैसे बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, मैंने ऊपर वाला सेल कर दिया, मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, तो वो पैसा जो है वो क्या है, फाइनेंसिंग एक तरीके से। और ये वाला जो है लाइबिलिटी, मैंने बैंक से लोन लिया, तो इसमें मेरा कंट्रोल का कोई हिसाब किताब नहीं, कंट्रोल कम ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ऊपर क्या आ रही है, लाइबिलिटी आ रही है, इन फ्यूचर मुझे वापस करना पड़ेगा, तो वो भी क्या है, फाइनेंस है। तो जो भी ट्रांजेक्शन ये दो चीजें इंक्लूड करेगा, यानी कि यहाँ पर मेरा ओनर्स की इक्विटी जो है, कंट्रोल जो है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जिस ट्रांजेक्शन में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग, उसे फाइनेंसिंग के नाम से बोला जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। अब बचती है हमारे पास क्या, इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो एज लाइक हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, कंपनी भी इन्वेस्ट करती होगी। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करती है, दूसरे किस कंपनी के शेयर्स खरीद, और बताओ, सिक्योरिटी खरीद ली, और इंश्योरेंस, और था बस इंश्योरेंस तो बहुत इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस, वेरी गुड। क्या खरीदा, मशीनरी खरीदा। क्या मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, यस। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेट करती है तो यूज करती है ना, यूज करते हैं तो वहां है, लेकिन इन्वेस्ट तो वहां उसने किया है। जैसे मैंने घर के लिए वो वगैरह फर्नीचर खरीद लिया, तो है तो वो घर के लिए ना, बट वो तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, 10 साल 20 साल के लिए रखा हुआ है वो, तो बेसिकली वो मेरे यूज करने के पर्पज से रखी गई। और जो भी आप यूज करने के पर्पज से लेते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेन एक्टिविटी में उसे आप रीसेल करते हो। कोई भी चीज जो यहाँ पर बन रही है वो क्या होगी, बिकेगी, पर वो बिकती नहीं। इन्वेस्टमेंट हम सेल करने के पर्पज से नहीं करते हैं। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या उसे बेचने के पर्पज से किया जाता है, नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, होल्ड करने के लिए। आपने कोई भी चीज खरीदी, जैसे मैंने कोई बुक खरीदी, कोई भी बुक खरीदी, ठीक है, तो क्या मैंने बुक को बेचने के पर्पज से लिया? अगर वो बेचने के पर्पज से लिया तो वो कहाँ पे कवर होगा, तो अगर मैंने उसे यूज करने के पर्पज से लिया तो कहाँ पे कवर होगा, कोई भी चीज हो। मैंने मशीन खरीदी, अगर मैं उसे बेचने के पर्पज से खरीदी तो, अगर यूज करने के पर्पज से खरीदी तो इन्वेस्ट किया मैंने उसके अंदर। इन्वेस्ट तब करते हो जब उसे यूज करना चाहते हो, इसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बेचना नहीं, बेचना तो रीसेल हो गया। ठीक है, तो एनीथिंग जो कंपनी यूज कर रही है दैट इज इन्वेस्टमेंट। फिर चाहे वो शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रही हो, चाहे वो मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर रही हो। ठीक है, तो ध्यान से एक साथ समझेंगे कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल यानी कि मशीनरी, बिल्डिंग में पैसा खर्च किया, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली कंपनी के पास क्या अराइज होता है, एक तरीके से एसेट अराइज होता है, एक एसेट अराइज होता है। ठीक है, जब भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, एसेट अराइज होगा। तो इन्वेस्टिंग में या तो एसेट आ रही होगी, या तो एसेट क्या हो रही है, जा रही होगी। खिलाफ की जरूरत होती है, एक चीज ध्यान देना, या तो एसेट आएगा या तो एसेट जाएगा। आएगा तो क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो। हमें ध्यान किस पे देना है, कैश पे, ना कि एसेट पे। तुम किस पे ध्यान दे रहे हो, एसेट पे। तो अगर तुम्हारे पास एसेट आ रहा है तो क्या जाएगा, कैश जाएगा। अच्छा, इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो। नहीं बोला, तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए, कैश के ऊपर, ना कि एसेट के ऊपर। ठीक है,
तो जब आप एसेट आपके पास आ रही है, कुछ परचेज किया, बिल्डिंग परचेज करी, मशीन भी परचेज करी, तो उसके बदले क्या जाएगा? कैश जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। आएगा तब जब मैं उसी मशीन को बेच दूं, उसी मशीन को बेच दूं। तो मैंने जो मशीन खरीदी थी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्या मैं उस मशीन को बेच नहीं सकता? बेच सकता हूं, पर बेचने के पर्पस से नहीं करती। लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद बेच तो सकता हूं ना। तो जब भी बेचूंगा तो वहां से क्या आएगा? पैसा आएगा। तो मशीन जा रही है अपने पास से, लेकिन आ क्या रहा है? पैसा। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना जो जा रहा है, जो आ रहा है उस पे ध्यान देना है। बेसिकली ध्यान किस पे होना चाहिए? कैश पे। क्लियर? कि जब भी यहाँ पर एसेट्स की बात होगी तो या तो एसेट इंक्रीज होगा या तो एसेट डिक्रीज होगा। तो ये 3 चीजें कवर करती हैं पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो इन 3 एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं सेग्रीगेट हो रही होगी। ठीक है? या तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, या तो इन्वेस्टिंग, या तो फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का हमने बहुत सारी चीजें समझ ली कि ऑपरेटिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेट करती हो? मेन बिजनेस से। जब आप ये डिसाइड कर दोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन मेन बिजनेस से है, फिर आप फिर से एक क्वेश्चन पूछोगे उनसे, क्या कि वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। जब आपको पता लग जाएगा कि ये एसेट है, तो फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये इनफ्लो है, इनफ्लो है और ये आउटफ्लो। और सेम यहां पर भी होगा। ठीक है? तो जैसे सैलरी पेड, इधर बोलते सैलरी पेड किधर आएगा? आउटफ्लो ऑपरेटिंग, आउटफ्लो ऑपरेटिंग, क्योंकि वो मेन पैसे की बात है। यस। सैलरी, ठीक है? सेल्स, सेल्स इनफ्लो, इनफ्लो कहां पर? ऑपरेटिंग। कैश सेल्स, बेसिकली यहां पर सेल्स का मतलब है जो यहां पर कैश सेल्स है। ठीक है? इसके अलावा अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इनफ्लो। ठीक है? डेटर से पैसा आ रहा है। उसके बाद अगर हमने पे किया रेंट, रेंट पेड कहाँ आएगा? आउटफ्लो। ओपन कर दो। रेंट पेड कहाँ पे आएगा? आउटफ्लो के अंदर आएगा। ठीक है? और कोई भी खर्चा जो बिजनेस एक्टिविटीज में पे करते हैं, एग्जांपल दो, कोई भी एक आता, बताओ। अमाउंट पेड फॉर रॉ मटेरियल, यस। कहाँ पर आएगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो में। ठीक है? अमाउंट पेड फॉर रॉ मटेरियल हमने डेट पेमेंट किया, फिर पॉज कर दो। और कहाँ पे आएगा? आउटफ्लो। ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक? अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या एग्जांपल्स होते हैं? जैसे बिल्डिंग परचेज, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। इनफ्लो, ऐसे आउटफ्लो कैश जा रहा है। बिल्डिंग परचेज क्या है? आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो। ठीक है? तो ये यहाँ पे आएगा। बिल्डिंग परचेज और बताओ मशीन परचेज। मैं ऐसे सारे एसेट्स के नाम लिखूं ना, मशीन परचेज, एसेट, शेयर्स परचेज। ठीक है? गुड गुड गुड। गुडविल परचेज, इन्वेस्टमेंट्स परचेज। ठीक है? सेम चीज। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। क्लियर? अच्छा, डिविडेंड रिसीव, इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में कहाँ पे आएगा? फाइनेंस। डिविडेंड रिसीव का मतलब क्या है? नहीं इन्वेस्टिंग में आएगा। डिविडेंड कब रिसीव होगा आपको? जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। यस। और इन्वेस्टमेंट है तो मतलब उसके ऊपर पैसा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, फाइनेंसिंग का। इन्वेस्टिंग। इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो। यस करेक्ट। ठीक है? सो यहाँ पर क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव। ठीक है? तो डिविडेंड जब आप रिसीव करोगे, दैट इज इनफ्लो। क्लियर? डिविडेंड पेड, आउटफ्लो कहाँ पर? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में। नहीं फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आएगा। डिविडेंड आप कब पे करोगे? जब आप शेयर इशू करोगे। शेयर इशू करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस पार्ट। यस। तो उसके ऊपर आप डिविडेंड पे करो, दैट इज फाइनेंसिंग का पार्ट। इट नॉट रिलेटेड विद इन्वेस्टिंग। ठीक है? उसका मेन सोर्स देखो वो कहां से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से या फाइनेंसिंग से। इंटरेस्ट रिसीव, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कहां पे आएगा?
इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो इनफ्लो डिवेंचर में इंटरेस्ट पे किया है फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो में एक सोर्स पे जब बढ़ा के रखेंगे यही गलती होगी कि हम उस डिवेंचर जो रिसीवर है उसको यहाँ डाल देंगे और पे वाले को यहाँ डाल देंगे डिवेंचर इसमें आएगा क्यों नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट करिए तो ये फैंसी बोल रहा है अबे इन्वेस्टिंग बोला है मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग डिवेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इन्वेस्टमेंट ठीक है अभी जब आप इन्वेस्टमेंट पे रिसीव करोगे दैट इज योर इन्वेस्टमेंट ठीक है और इन्वेस्टमेंट पे आ रहा तो कहां पे आना चाहिए इन्वेस्टिंग के अंदर और जब आप पे कर रहे हो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट इसका मतलब आपने डिवेंचर इशू किया होगा इसका मतलब वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा और पे कर रहे हो इसका मतलब वो क्या है आउटफ्लो ठीक है क्लियर विद दिस सो ये यहां पर आ गया एक पॉइंट क्या आ गया आपका क्या आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट रिसीव ठीक है अच्छा एक मशीन थी हमारे पास 5 लाख रुपए की इसकी डब्ल्यूडी चल रही थी उसमें बेचा 6 लाख रुपए हां ठीक है कितने में बेचा 6 लाख रुपए में तो वो जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो कहां आएगा प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी वो प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी कहां पर आएगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वो तो प्रॉफिट लॉस में आएगा प्रॉफिट पूरा का पूरा यहां तो कैश आएगा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है जो हमने 5 लाख की मशीन 6 में बेची तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना तो वो सेल ऑफ मशीन 1 लाख का प्रॉफिट कहां पे आएगा इन्वेस्टिंग में कहीं नहीं आएगा प्रॉफिट पहले तो नहीं आएगा वही तो मैंने बोला था पहले हम सेल प्राइस ले चुके होंगे कितने का 6 लाख रुपए का हम दिखा चुके होंगे इनको क्योंकि हमने मशीन 5 की कितने में बेची 6 लाख में तुमने कितना दिखाया होगा 6 लाख का दिखाया होगा 5 थोड़ी दिखाएंगे जितने का बेचेगा उतने दिखाएंगे 6 लाख में दिखा चुके हैं हम तुमसे पूछ रहा हूं बाकी का 1 लाख और कहां जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं वो प्रॉफिट लॉस की बात है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कहीं पे भी नहीं आएंगे क्योंकि वो कैश है ही नहीं वो कैश नहीं है मैं किसकी बात कर सिर्फ 1 लाख के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कैश की बात नहीं कर रहा कैश हम रिकॉर्ड कर चुके हैं तुमने कितना रिकॉर्ड किया था 6 लाख ठीक है सेम सारे बता दूं मैं कि 4 लाख की मशीन 3 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस है वो 1 लाख का लॉस कहां आएगा नहीं आएगा आना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर लॉस की बात कोई नहीं है यहाँ पर मतलब ये मतलब है कि आया कितना और गया कितना आया कितना 3 4 की मशीन 3 में बेची तो हमने कितना इंक्लूड किया होगा 3 बस बाकी 4 से तो नहीं मुझे कितना था कितना नहीं था उससे कोई लेना ना नहीं है ठीक है फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो के नाम पे क्या आ सकता है देखो शेयर इशू उसके कैश है फॉर कैश होगी डिवेंचर इशू फॉर कैश ठीक है डिवेंचर इशू को कैश सेम चीज है कि नहीं बैंक लोन ले लो आप बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा सब कुछ है ना तो अभी के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हम होल्ड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए आउटफ्लो में क्या आ सकता है लोन रीपेड ठीक है एग्जॉस्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ डिवेंचर्स तीसरा डिविडेंड पेड गुड इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट पेड ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं ये लिखा हूं ठीक है मेरा क्वेश्चन है और कि हम जब शेयर्स को इशू करते हैं है ना हमने तो पढ़ा जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर को इशू करने का प्रोसेस होता है ना कि आप पहले क्या करते हो एप्लीकेशन नहीं आता पहले इनवाइट करते हैं पहले इनविटेशन भेजा जाता है इनविटेशन जिसके थ्रू गया था दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस बनता है छपता है प्रिंट होता है कॉस्ट आती है तो बहुत सारे कॉस्ट आते हैं उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है ना प्रीलिमिनरी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कॉस्ट ऑफ इनविटेशन ठीक है चलो बस कर दो तो जब आप शेयर्स को इशू करते हो और अगर आपकी अभी कंपनी बनी नहीं है कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई है उससे पहले ही आपने खर्चे कर दिए तो दैट इज नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो बता दिए तो पता है आपको कि अगर कंपनी बनी नहीं है तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी बनने से पहले ही आईपीओ आता है बनने के बाद भी आता है जैसे जोमैटो को देख लो बनने के बाद आया था ऐसे बहुत सारी कंपनी नायका को देख लो नायका भी बनने के बाद लाई थी तो कंपनी बन चुकी है बनने के बाद वो क्या लेके आई है आईपीओ फिर वो खर्चा करेगी प्रोस्पेक्टस वगैरह में उस खर्चे को बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट दिस स्टडीज में टॉपिक है आपके पास ठीक है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट जो होता है आपको पे करना पड़ता है तो इट्स इनफ्लो और आउटफ्लो इट्स आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग का तो क्यों किसके रिलेटेड है फाइनेंस से
ठीक है, तो फ्लोटिंग कॉस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल। तो ये बात ध्यान से रखो कि जो भी खर्चा है या जो भी इनकम है जिससे रिलेट करती है ना उसी हेड में आएगा। अगर वो खर्चा और इनकम किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टमेंट से, तो कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग से। अगर वो रिलेट करता है किससे, ऑपरेशन से, तो कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग में। और अगर वो रिलेट करता है किससे, फाइनेंस से, तो कहां पे आएगा, फाइनेंस से। क्लियर? कि आपको बस दो बातों पे ध्यान रखना है, एक तो कैश का फ्लो यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो, और कैश का मतलब कैश से, एक्चुअल कैश से। दूसरी बात ध्यान देनी है आपको एक्टिविटी पे, कि जो कैश का फ्लो आ रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा। बस दो बातों पे ध्यान देना। अगर इतनी ध्यान हमारा चल रहा है तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ आप फंस जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर आप इतनी चीज समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। बस यही है सारा इतना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लेकिन इसे करने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 क्लासेस चाहिए, 12 तो मिनिमम चाहिए, मतलब आधा महीना तो लेके चलो। 10 से 12 क्लास। हाँ, 10 से 12 क्लास यानी कि 15 क्लासेस होती है महीने में हमारी, ऐसे। ठीक है, तो लेके चलो, फटाफट से नोट करो कॉपी में इसको और कर लो। ठीक है, फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, फॉर्मेट कैसा होता है। इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो फॉर्मेटिंग कैसे रखोगे। हमने कहा कि हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें 3 एक्टिविटीज कवर होती है। कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, उन तीनों एक्टिविटीज में जितना भी कैश फ्लो आ रहा होगा, नेट यानी कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो भी नेट आएगा, ठीक है, तो उन तीनों एक्टिविटीज से हमें निकाल लेना है कैश फ्लो। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, फॉर्मेट जो है वो इस तरीके का होगा कि आपके पास 3 एक्टिविटीज है। सबसे पहले हमारे पास इनकम आएगी नेट कैश फ्लो, और हम वो यूज करेंगे यूज। ठीक है, नेट कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो आप दो में से कोई एक सिनेरियो यूज कर सकते हो, या तो आप वर्ड यूज करोगे क्या, फ्लो, या फिर क्या यूज करोगे, यूज। ठीक है, अब फ्लो कब यूज होगा, यूज कब यूज होगा। फ्लो जैसा वर्ड तब यूज होगा जब आपका जो नेट अमाउंट हो रहा होगा वो पॉजिटिव में आ रहा होगा। इनफ्लो क्या है, ज्यादा है, और आउटफ्लो क्या है, कम है, तो आप क्या यूज करोगे, फ्लो। लेकिन अगर आंसर माइनस में आ रहा है किसी एक्टिविटी का, इसमें आउटफ्लो क्या है, ज्यादा है, और इनफ्लो क्या है, कम है, तो वैसे आंसर माइनस में आएगा, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा यूज। ठीक है, सो अगर आपका कैश फ्लो का आंसर पॉजिटिव है तो आप फ्लो यूज करोगे, अगर आंसर कैसा है, नेगेटिव है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूज। ठीक है, सेकंड स्टार्ट। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम ठीक है, बुक छोड़ दो थोड़ी। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों एक्टिविटी से जो भी नेट अमाउंट आएगा उसको आप कॉपी कर दोगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो अंडर। ठीक है, यहाँ से लेते नेट फ्लो, तो हमारा नेट कैश फ्लो होगा। तो नेट कैश फ्लो आप कैसे निकालोगे, ए बी प्लस सी, तो तीनों तीनों हम 10 कर देंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा नेट। अब या तो ये आंसर पॉजिटिव होगा या तो आंसर ये नेगेटिव होगा, तो बात की बात है। ठीक है, या तो ये आंसर पॉजिटिव होगा या तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सो जब आप तीनों को इंक्लूड कर लोगे अलग अलग और तीनों का आंसर को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। ठीक है, नेट के बाद हमें फाइनल आंसर करना होगा जिससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, यानी कि हमें यहाँ पर ऐड करना होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और हमें लेस करना होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश
इक्विवेलेंस। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर ये वाला नेट के अंदर आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस और लेस करोगे क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका मेन आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा ना, सबसे अच्छी चीज पता है क्या है इस क्वेश्चन की, ये आंसर आपको गिवन होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, आपको एग्जाम में ही पता लग जाएगा कि आपको 8 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, तो आंसर वही होगा, बुक क्या है क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस आंसर को मैच करना है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है कि आप वही श्योर जाओगे कि आपको 8 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, गलत करा या सही करा, कर कर आने की जरूरत ही नहीं, वही एग्जाम में डिसाइड हो जाएगा। आज रिपीटिंग है 8 मार्क्स 2 मार्क्स। तो ये आंसर हमेशा गिवन होगा आपके पास, आपको उस आंसर को मैच करना होगा। यानी जैसे ही आप नेट के अंदर ओपनिंग को ऐड करोगे, क्लोजिंग करने में घुमा दो, आपका आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो मैच होना चाहिए उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यस यहाँ पर हमारा निकल जाएगा नेट। इतना याद करो। ठीक है, तो आपको ये पूरा पूरा फॉर्मेट आप याद रखोगे, इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, इन्वेस्टिंग निकालनी है और फाइनेंस निकालनी है। तीनों को प्लस करना है, नेट निकलेगा। नेट में क्या ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और लेस करना है क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। जैसे आप ओपनिंग क्लोजिंग को लेस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बताओ? कैश और बैंक का, कैश बैंक, कैश बैंक और कुछ आता है? और कुछ आता है क्या कैश एंड कैश में? क्या आता है? और क्या आता है? लोग कैश चीज हो जाए, मार्केटेबल सिक्योरिटी, That is also known as current investment. ठीक है, जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा नहीं ना? ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसको मार्केट में आप कभी भी बेच कर लिक्विडेट कर सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश, इसीलिए उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोला जाता है। ठीक है, सो मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, तो करंट एसेट के अंदर ही आएगा, बट कहां पे रखा जाएगा उसको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान जाएगा, तो इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, वैसे कभी पूछा नहीं गया, बट फिर मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ इस तरीके से। अगर क्वेश्चन ने कहीं लिख दिया ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा? नहीं होगा। यू आर रियल आंसर, जो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये तुमको दिमाग में ला सकते हो कि इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कैश तो आएगा ही आएगा, बैंक तो आता ही है, और साथ में एक चीज ध्यान रखना आपको, क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी सेम ओपनिंग के लिए भी यही और क्लोजिंग के लिए भी यही चीज, यही तो तीनों चीजें यहाँ पे ये तीनों चीजें यहाँ पे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको खुद से ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बोला पूरा फॉर्मेट। ठीक है, तो हर एक चीज जैसे कि कंपनी है, तो कंपनी की हर एक चीज कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब होती है, तो ये प्रिस्क्राइब होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर। यानी जो फॉर्मेट है वो दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम जो भी पढ़ रहे हो इज अ होल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बस तुम प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ते हो, वहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा होता है, इतना ही फर्क होता है बस। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज होल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, थोड़ा सा पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बस। ठीक है, तो AS3 एप्लीकेबल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, और उसी के हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। फुल इसका नोट करो फटाफट से कॉपी में, मेरे पास में बोलना पड़ जाएगा। बस करो, बस बातें मिल जाए। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, मैंने डिस्कस कर लिया था। अब मुझे कुछ चीजें पूछनी है तुमसे कि जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, है ना, क्या पे करते
इनकम टैक्स। तो अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, पहली बात तो ये इनको या आउटगो है ना, जब आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो क्या होगा, ये आउटगो होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग इसमें आएगा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में आएगा जनरल, क्योंकि इनकम पे टैक्स जा रहा है और इनकम कहां से जनरेट होती है? Operating ऑपरेटिंग एक्टिविटी से activity। मिलने के लिए, ठीक है। तो उस पे पे किए गए टैक्स क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। वो होगा आपका कल का पार्ट, ऑपरेटिंग का पार्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये इनकम टैक्स पे किया गया है जो हमने सेल किया था ऑफ एसेट, ठीक है। ये टैक्स का एक प्रोसीजर थोड़ा सा बताता हूं कि जब आप कोई एसेट को बेचते हो, ठीक है, तो एसेट को बेचने से जो पैसा प्रॉफिट होता है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा, उसको बोलते हैं गेन। ये जानते हो आप, है ना। टैक्स की लैंग्वेज में उसे बोला जाता है कैपिटल गेन, ठीक है। मतलब टैक्स की लैंग्वेज को बोलते हैं क्या? कैपिटल गेन ना। कैपिटल गेन क्यों बोलते हैं बताता हूँ, क्योंकि ये कैपिटल एसेट होती है और उसके ऊपर कमाया प्रॉफिट उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो इनकम टैक्स कहता है कि जब भी आप कोई एसेट को बेचोगे और उसके ऊपर आपको कोई गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स, ठीक है ना। पैसा मिला है आपको तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स। तो अगर आपने कोई एसेट बेचा है, एसेट बेच के कोई गेन हुआ है और गेन पे आप क्या पे कर रहे हो? टैक्स, वो भी इनकम टैक्स है। बट वो टैक्स कहां पे आएगा? इतना डिस्कशन, ठीक है, कि जनरली इनकम टैक्स जो है वो कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में, क्योंकि वो इनकम पे पे किया जाता है। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वो कहां पे आएगा? इन्वेस्टमेंट। बस इतनी चीज, ठीक है। इनकम टैक्स तो आप वहां पे करोगे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंडिंग क्या सोर्स ऑफ इनकम है। अगर नॉर्मल इनकम है तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, और अगर नॉर्मल नहीं है, किस पे पे किया है? सेल ऑफ एसेट के ऊपर, तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्लियर? ठीक। तो ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको समझने की जरूरत है। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बुक में आ जाओ, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें कहां पर ट्रांसफर होंगी। आ जाओ फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ। बुक का पेज नंबर है आपका न्यू बुक के हिसाब से पेज नंबर 5.11, ठीक है। पेज नंबर है 5.11 और जो कोड बुक है उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएगा इलस्ट्रेशन का, जिसमें कैश सेल्स है पहला पॉइंट। सबको मिल गया? उसी के जस्ट नीचे आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, और इंटेलिजेंट है तुम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसी उसे देखो, ठीक है। सबको बुक मिल गई अपनी अपनी, गुड। तो हमारे पास कुछ 20 चीजें हैं जिसको हमें क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, segregate the following transactions into operating activity, investing activity and financing activity, and the fourth is cash and cash equivalent, ठीक है। तो ये हमें 20 चीजें दे रखी है और इन 20 चीजों को हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में, कौन सी फाइनेंसिंग में और कौन सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। गुड। स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1, कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे से बंद है, क्या करूं सर? चलो अबे किसी हो गया क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कैश सेल्स। कैश सेल्स कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग। गुड। कैश परचेज ऑपरेटिंग यस, कैश परचेज ऑपरेटिंग में आएगा। अभी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, अभी बस मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर? चलो, और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना है, काइंड ऑफ मेंटेनेंस कॉम्पिटिशन। चलो, थर्ड पॉइंट, रेंट पेड ऑपरेटिंग। कैश इन हैंड कैश यस, जो पीछे रह रहा हो समझ जा रहा हो तो पीछे हो, ठीक है, और बुरा भी लगना चाहिए। तो कैश इन हैंड हो गया। तो 5th इज इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग। कुछ नहीं बोला, ऑपरेटिंग, ठीक है। 6 ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। बैलेंस शीट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉट फाइनेंसिंग। बैलेंस एट बैंक बोला, लोन एट बैंक नहीं बोला, ठीक है। 8 सेल ऑफ मशीनरी बाय डीलर ऑफ मशीन गलत, ऑपरेटिंग। पूरा पढ़ो, सेल ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, इसका काम ही यही है, मशीन बेचना, मेन बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड है, शाबाश। चलो आगे,
तो सेल ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन ऑपरेटिंग, शाबाश। आगे 9 इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग, गुड। डिविडेंड पेड, Financing. डिविडेंड पेड बाकी रिसीव, ठीक है, गुड। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ट्रेड पेबल को पैसा दिए, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग, मशीन खरीदी हमने। और इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पे तो कौन सा खर्चा था? ऑपरेटिंग। तो इनकम आई तो कौन सी होगी? ऑपरेटिंग। सिंपल चीज है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, गुड। सेल ऑफ पेटेंट्स, ऑपरेटिंग अगर पेटेंट क्या होता है? एसेट होता है, एसेट बेचे तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट वाला, पॉइंट नंबर 16 दोबारा पढ़ो। परचेज ऑफ Underline the word marketable security is a part of a cash and cash equivalent. ठीक है? So marketable security is a part of a cash and cash equivalent. तो ये वहाँ पे जाना चाहिए. Purchase of goodwill. Investing. Good enough. Short term deposit in bank. इन्वेस्टिंग ठीक है? Good. Short term deposit का मतलब क्या है? Short time पे पैसा डाला है ना बैंक में. बैंक में तो है ना हमारे पास. बात खत्म हो गई. Purchase of security as investment. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना बोलो तो क्या मानो? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग, ठीक है। आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। बस बस। इसमें कट लगा दो, बीच में मिनट पेज नंबर 5.92 पे हो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.92, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। भैया क्या प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखो, हमें दे रखा आइडेंटिफाई द कनेक्शंस टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कैश सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, ऑपरेटिंग ना, रेवेन्यू सर्विसेज यानी सर्विसेज दी उसके बदले कैश मिला मेन है। कैश परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, ऑपरेटिंग, ठीक है। पेटेंट परचेज, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग है वो। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड इक्विवेलेंट। एक कुछ बोल बोल्ड करो, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग, गुड। परचेज ऑफ शेयर्स, नहीं, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स परचेज किया, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग, लोन लिया तो फाइनेंस, दिया तो फाइनेंस, ठीक है। कमीशन रिसीव, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, नहीं मैन ऑपरेट नहीं बिजनेस हो गया, हमारा कमीशन लेने कमीशन रिसीव साइड बिजनेस है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। कमीशन रिसीव मान लो अपन मेरे को किसी ने बोला कि काम करवा दो इसके लिए कमीशन हुआ, तो ऑपरेटिंग का पार्ट तो नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब तो नहीं है। व्हाई इट कम्स इन इन्वेस्टिंग और कम्स इन फाइनेंसिंग में व्हाई गाइड बचा क्या, ठीक है। इसके बाद लेकिन ऑपरेटिंग में दे रखा है तो बुक अलग से लेके चलते हैं कि जो बंदा काम कर रहा है उसके बिजनेस क्या है, कमीशन वाला, तो कमीशन लेके चलते ऑपरेटिंग। तो ऐसे हम भी अलग से नहीं देते बस तो ऐसे भी सकते हैं, आपने कोई गुड्स खरीदी उसको ट्रांसफर करने के यस लिए हो सकता है, मैं बोल तो रहा हूं सारी चीजें पॉसिबल है। बट अभी बुक क्या अलग से ले रही है मुझे नहीं पता। अरे यार लॉजिक अभी भाई अगर ये बुक अलग से ले रही है कि क्वेश्चन जो है उसके बेस पे है तो हम कमीशन को कहां मानेंगे, ऑपरेटिंग का करेंगे, ठीक है। आगे रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग फाइनेंस, गुड। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर, इन्वेस्टिंग फाइनेंस। लोन लिया है, लोन पे पे किया गया इंटरेस्ट इज आल्सो फाइनेंस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग, फाइनेंस। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टिंग, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग। एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। धन्यवाद। बहुत सारे क्वेश्चन है तो बस को बंद कर दो।
छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है सोच जिसकी ऊंची बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्क आउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।